नमस्ते दोस्तों। ज्ञान की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम पढ़ने, सीखने और आत्मविकास के एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। यहां हम किताबों के सार, जीवन दर्शन और रोजमर्रा के व्यवहारिक ज्ञान को बहुत ही सरल और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना, सोच को नया नजरिया देना और इस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने में आपकी मदद करना। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के एक्सप्लेनर पर सीधे आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं रॉबर्ट रिंगर की बेहद चर्चित और थोड़ी सी विवादित किताब विनिंग थ्रू इंटिमिडेशन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब किस बारे में है। देखिए, रॉबर्ट रिंगर की विनिंग थ्रू इंटिमिडेशन दरअसल लोगों द्वारा खेले जाने वाले उन माइंड गेम्स यानी मानसिक खेलों को पहचानने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को शोषण से बचाएं और लोगों को हमारा अनुचित लाभ उठाने से रोकें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस किताब के मुख्य तर्कों, दिलचस्प किस्सों और उन छोटी छोटी लेकिन असरदार तकनीकों पर बात करेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, मिथकों को तोड़ना, जहां हम देखेंगे कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबों में आखिर क्या गलत होता है। इस अध्याय में लेखक सफलता के दो सबसे बड़े और प्रचलित मिथकों पर सीधा वार करते हैं। पहला कि कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी है, और दूसरा कि बस पॉजिटिव सोचते रहो, सब ठीक हो जाएगा। रिंगर का कहना है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। उनका तर्क है कि दुनिया को उस नजरिए से देखना चाहिए जैसे वो सच में काम करती है। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, और कड़वा सच ये है कि जो इंसान सबसे कमजोर दिखता है उसे ही सबसे कम मिलता है। इसलिए उस मीठे मीठे आशावाद को छोड़िए और एक नई मानसिकता अपनाइए। सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, लेकिन सर्वोत्तम की उम्मीद करें। लेखक व्यापारिक लेनदेन के उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे लोगों के असली इरादों को लेकर हमारा भोलापन हमारे पैसे और मौके दोनों का नुकसान करवाता है। आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास है। हाल ही में हुई किसी ऐसी बातचीत को याद कीजिए जहां आपको हार का सामना करना पड़ा। अपनी उन पुरानी मान्यताओं की लिस्ट बनाइए, जैसे मुझे लगा वो फेयर खेलेंगे, और फिर उन्हें सामने वाले के असली फायदों के नजरिए से दोबारा लिखिए। आपको खुद ब खुद फर्क समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, धमकी के बुनियादी सिद्धांत यानी आपका मानसिक टूलकिट। ये चैप्टर 3 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों को स्थापित करता है: वास्तविकता, सापेक्षता और प्रासंगिकता। ये तीनों सिद्धांत लोगों के साथ आपकी बातचीत को डिकोड करने का चश्मा बन जाते हैं। वास्तविकता सिद्धांत कहता है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कोई डील नहीं होती। सापेक्षता का मतलब है चीजों को अलग अलग देखने के बजाय अपने विकल्पों की तुलना करना। और प्रासंगिकता हमें चेतावनी देती है कि जो काम दिलचस्प तो हैं, लेकिन आपके लक्ष्य से नहीं जुड़े, उन पर समय बर्बाद ना करें। एक थंब रूल याद रखिए, किसी भी चीज के लिए हामी भरने से पहले हमेशा खुद से पूछें किसके मुकाबले, और एक रिलेवेंस फिल्टर या प्रासंगिकता फिल्टर का इस्तेमाल करें। अगर कोई काम आपको आपके मेन गोल तक नहीं ले जा रहा तो उसे लिस्ट से हटा दें। इसे अपनी रूटीन में लाने के लिए एक डिसीजन लॉग बनाइए। इसमें ये चीजें लिखें: सिचुएशन क्या है, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, सामने वाले का क्या फायदा है, आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, और आखिर में आपको क्या एक्शन लेना है। अब आते हैं अध्याय 3 पर, मुद्रा और धारणा, यानी कोई क्या कहता है उससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि उसका रुख कैसा है। यहां रिंगर पोस्चर या आपकी मुद्रा पर बहुत जोर देते हैं। ध्यान दीजिए, यहां मुद्रा से मतलब सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आपके शब्दों, समय और जरूरत पड़ने पर वहां से चले जाने की ताकत से है। किसी भी बातचीत में आपके तर्क से ज्यादा आपका रुख ही नतीजे तय करता है। जब आप अपनी सीमाओं और उन्हें पार करने के अंजाम को लेकर बिल्कुल साफ होते हैं, तो आप एक ऐसा दबदबा बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। इसे तुरंत लागू करने की एक बेहतरीन रणनीति यह है कि जिन बातों पर आप समझौता नहीं कर सकते, उन्हें बातचीत के शुरू में ही शांति से बता दें। अगर कोई आपसे कोई बेतुकी मांग करता है तो चुप हो जाइए। आपका वो शांत मौन सामने वाले को अपनी बात और साफ करने पर मजबूर कर देगा। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। 15 सेकंड की एक स्क्रिप्ट लिखिए जिसमें आपकी आखिरी शर्त हो, और अगर वो पूरी नहीं होती तो उसका क्या असली अंजाम होगा वो भी साफ साफ लिखा हो। चलिए चलते हैं अध्याय 4 पर, खिलाड़ियों के प्रकार, जहां हम 3 अलग अलग तरह के खिलाड़ियों को पहचानना और उनसे डील करना सीखेंगे। असल जिंदगी में आपको मुख्य रूप से 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले, जो खुले तौर पर स्वार्थी होते हैं। दूसरे, वो छुपे हुए खिलाड़ी जो आपके पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरे, वो लोग जिनके इरादे तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो इतने लापरवाह होते हैं कि फिर भी आपका काम खराब कर ही देते हैं।
ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपके सामने कौन है, क्योंकि इसी से आपका अगला कदम तय होगा। अगर टाइप 1 यानी खुले स्वार्थी लोगों से पाला पड़े तो अपनी शर्तें सख्त रखिए और पहले से कमिटमेंट मांगिए। अगर टाइप 2 यानी छुपे हुए खिलाड़ियों से डील कर रहे हैं तो सिर्फ जुबानी बातों पर कभी भरोसा मत कीजिए। सब कुछ लिखित में लीजिए और किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन जरूर करवाइए। और अगर सामना टाइप 3 यानी लापरवाह लोगों से हो तो उनके लिए साफ साफ माइलस्टोन सेट कीजिए और उन्हें बार बार याद दिलाते रहिए कि अगर काम नहीं हुआ तो नुकसान दोनों का होगा। अब बात करते हैं अध्याय 5 की, बातचीत की प्रक्रिया, जिसमें हम डुएबल डील्स और लिवरेज को मैनेज करना सीखेंगे। इस चैप्टर में रिंगर का पूरा फोकस संभावित सौदों यानी उन डील्स पर है जो असल में पूरी हो सकती हैं। हवाई और सट्टा संभावनाओं पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कीजिए। याद रखिए, लीवरेज या सौदेबाजी की ताकत कोई फिक्स चीज नहीं है। आपका समय, आपके विकल्प और पीछे हटने की आपकी हिम्मत, ये सब आपकी सौदेबाजी की ताकत को लगातार बदलते रहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, सौदे के मेन मकसद को एकदम क्लियर डिफाइन करें। स्टेप 2, एक ऐसा ऑफर दें जो आपके फेवर में हो लेकिन सामने वाले के लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दें। स्टेप 3, एक डेडलाइन तय करें और सामने वाले को बताएं कि ये डेडलाइन क्यों है। और आखिरी स्टेप, निर्णायक बने, या तो डील फाइनल करें या फिर बाहर निकल आएं। यह है अध्याय 6, उन्नत धमकी सिद्धांत, जहां हम लंबी रेस के घोड़ों वाली रणनीतियों की बात करेंगे। यहां हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे, जैसे लीपफ्रॉग थ्योरी और कछुआ और खरगोश। लीपफ्रॉग का कॉन्सेप्ट कहता है कि सफलता की हर सीढ़ी चढ़ने में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे उस लेवल पर काम कीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दूसरी ओर, कछुआ और खरगोश की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर आप में टिके रहने की क्षमता नहीं है तो शुरुआत में बहुत तेज भागना आप पर ही भारी पड़ सकता है। अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक चेकलिस्ट बनाइए। एक ऐसा एरिया खोजिए जहां आप लीपफ्रॉग कर सकें, यानी सीधे छलांग लगा सकें, और वहां एक कम रिस्क वाला टेस्ट रन करके देखें। जो डील्स वाकई में मायने रखती हैं उन पर डटे रहिए। डिसीजन लेने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर कोई कदम आपके सीमित संसाधनों को बचाता है और लंबे समय में आपकी पोजीशन स्ट्रांग करता है तो उसे तुरंत अपना लें। लेकिन अगर कोई कदम सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्ट कर रहा है तो उसे तुरंत छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 पर, रक्षात्मक उपाय, अनुबंध और संकेतों का सही इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, खुद को बचाने के सबसे बेहतरीन उपाय हैं एकदम स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपके सुसंगत संकेत और आपकी रेपुटेशन। जब आपका व्यवहार सुसंगत होता है, आप समय पर काम पूरा करते हैं और सोच समझकर बातें शेयर करते हैं, तो आपका एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है कि कोई भी आपका फायदा उठाने से पहले 10 बार सोचता है। अब किसी भी कमिटमेंट से पहले इस प्रैक्टिकल चेकलिस्ट का इस्तेमाल जरूर करें। सब कुछ लिखित में लें, डिलीवरेबल्स, टाइमलाइन और काम को मापने के तरीके पहले ही तय कर लें। अगर काम नहीं हुआ तो उसका क्या अंजाम होगा ये भी बताएं और ये भी जताएं कि आप उन नियमों को सख्ती से लागू करेंगे। अपने सारे पेपर संभाल कर रखें और जरूरी लोगों को उसकी कॉपी पहले ही भेज दें। इसी सिलसिले में किसी से लिखित कंफर्मेशन लेने के लिए आप एक बहुत ही सटीक टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, स्पष्टता और हम दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए कृपया इन डिलीवरेबल्स और तारीखों की लिखित पुष्टि करें। आपकी पुष्टि मिलते ही मैं काम शुरू कर दूंगा। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा वाक्य भविष्य की बहुत सारी सिरदर्दियों को टाल सकता है। अध्याय 8, आक्रामक रणनीति, अपना पलड़ा भारी करने के लिए नैतिक रूप से दबाव का इस्तेमाल कैसे करें। अब यहां एक बात एकदम साफ कर लें। रिंगर कहते हैं कि नैतिक रूप से दृढ़ होने और किसी को बुली करने या धमकाने में बहुत फर्क है। हमारा मकसद किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाना है कि हमारे साथ फेयर डील हो सके। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये कदम आपसी समझ और बेहतर समझौतों को बढ़ावा देते हैं। इसके कुछ एथिकल रूल्स हैं। अपनी दृढ़ता को हमेशा तथ्यों से जोड़ें, किसी पर पर्सनल अटैक ना करें, सामने वाले को एक ऐसा रास्ता दें जिससे वो अपनी इज्जत बचाते हुए आपकी बात मान सके। इस अप्रोच को टेस्ट करने का एक सिंपल सीक्वेंस है। अपनी ज़रूरतें साफ साफ बताएं, अपना बेस्ट ऑप्शन उनके सामने रखें, उनके लिए थोड़ी सी छूट का रास्ता खोलें और अंत में या तो डील पक्की करें या फिर वहां से चले जाएं। चलिए देखते हैं अध्याय 9, विशिष्ट विषय, जहां हम इन सिद्धांतों को नौकरी, सेल्स और रिश्तों में अप्लाई करना सीखेंगे। इन सारे सिद्धांतों को अलग अलग सिचुएशन में लागू करना ही असली कला है। आपका पोस्चर, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना और कंट्रोल के साथ बात को आगे बढ़ाना, ये सब हर जगह काम आता है। उदाहरण के लिए, नौकरी के मामले में अपनी वैल्यू पहचानें।
अगर बातचीत अटक रही है तो एक शर्त के साथ स्टार्टिंग डेट तय कर दें। आप कह सकते हैं, मार्केट स्टैंडर्ड्स और काम को देखते हुए मेरी उम्मीद X है, लेकिन मैं हमारी आपसी सहमति के आधार पर Y से काम शुरू कर सकता हूं। सेल्स में डेमो का टाइम लिमिट करें। जैसे, मैं कुछ एडवांस अमाउंट के साथ इसे 48 घंटों के लिए होल्ड कर सकता हूं, वरना मुझे इसे अगले खरीदार को देना पड़ेगा। और पर्सनल रिश्तों में अगर कोई बार बार आपकी सीमाएं लांघ रहा है तो शांति से कहें, जब तुम X करते हो तो Y मुश्किल हो जाता है, चलो अगले 2 हफ्तों तक Z ट्राई करते हैं और फिर देखेंगे। अब आते हैं अध्याय 10 पर, आसन बनाए रखना, यानी वो आदतें जो आपको भविष्य में भी अनुचित दबाव से बचाएंगी। एक बार अपना रुख मजबूत कर लेने के बाद उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए डेली और वीकली प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप कभी भी बिना किसी फायदे के कमजोर पोजीशन में न रहें। आप अपनी वीकली रूटीन कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं। हर सोमवार को अपनी एक्टिव डील्स का रिव्यू करें और तय करें कि आप कहां से पीछे हट सकते हैं। बुधवार को उन कमिटमेंट्स का लिखित में फॉलोअप लें जो सिर्फ जुबानी हुए थे। शुक्रवार को अपनी जीती हुई डील्स और जो बाल बची उन सब का डॉक्यूमेंटेशन करें। इसके अलावा हर महीने खुद का एक पर्सनल ऑडिट करें और ठंडी दिमाग से सोचें, ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो मेरी साख को कम कर रहे हैं और किन रिश्तों में मुझे और साफ सीमाएं तय करने की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? केंद्रीय सिद्धांत बस इतना सा है कि आप जितने कम डरे हुए नजर आएंगे, आप उतना ही ज्यादा मूल्य हासिल कर पाएंगे। आपका पोस्चर और लोग आपके बारे में क्या धारणा बनाते हैं, ये आपकी स्किल्स और मेहनत जितना ही जरूरी है। इसका इकलौता मकसद खुद को शोषण से बचाना और निष्पक्ष नतीजे पाना है। आप आज से ही इन 3 तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं। पहला, अपनी वो 15 सेकंड की फॉलबैक स्क्रिप्ट लिखें और उसका अभ्यास करें। दूसरा, किसी के साथ हुए एक मौखिक वादे को एक लाइन के लिखित मैसेज में बदल दें। और तीसरा, अपनी किसी एक डुएबल डील को पहचानें और उसे या तो फाइनल करने या फिर छोड़ने की एक पक्की डेडलाइन तय कर लें। तो सोचिए जरा, अगली बार जब कोई आपसे कोई अनुचित मांग करेगा तो क्या आप पीछे हट जाएंगे या फिर स्पष्ट सीमाओं के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे? याद रखिए, एक मजबूत पोस्चर या रुख सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये अपने समय, अपनी एनर्जी और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पष्टता ही आपकी सच्ची सुरक्षा है। तो ज्ञान की इस यात्रा के आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचिएगा और एक मजबूत रुख के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़िएगा। शुक्रिया।